अस्सलाम वालेकुम। फहद हुसैन डिजिटल चैनल के साथ आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है जो हम कर रहे हैं। और इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट को भी हमने दावत दी है। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, मैं ये जिक्र कर दूं कि जो जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है, उसमें बहुत सारी जो जियो स्ट्रेटेजिक उसके एस्पेक्ट हैं उस पर बात हो रही है, और जो उसका मिलिट्री एस्पेक्ट है उस पर बात हो रही है। लेकिन एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जो मेरे ख्याल में शायद हमारे हवाले से सबसे जरूरी है, कि हमें इससे क्या फायदा हो, व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट। और उसमें जो की चीज है वो यही आती है कि जी हमें इकोनॉमिकली जो है अपने आप को अगर स्ट्रेंथन करना है तो इससे बेहतर मौका हमें शायद नहीं मिल सकता। लेकिन सिर्फ ये एक मोटी सी बात कर देना अलग चीज है, बट एक्चुअली उसकी नेटी ग्रिटी में जाना और समझना कि अब क्या मौके हमें मिल सकते हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। आबिद सुलेहरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के मायनाज इकोनॉमिस्ट भी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट एसटीपीआई, वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आजकल चेयरमैन भी हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड। ऑथर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अभी सुलेही साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अच्छा, थैंक यू। लेट्स डाइव स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो इस पे मैं भी कई दिन से मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूँ। जो इसमें ये सवाल है कि जी हमें इस पैक्ट से क्या फायदा हो सकता है, उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें सऊदी अरेबिया हमेशा से इकोनॉमिकली हेल्प करता रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अभी भी कर रहा है। उनके जो हमें वो जो फंड्स देते हैं, डॉलर्स देते हैं, वो स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, रोल ओवर कर रहे हैं। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसमें आई थिंक ये शर्त भी है कि ये दो तीन ममालिक जो हैं उनके पैसे हमारे पास रखे हों। तो ये दिहाइयों से ये मामला चल रहा है। लेकिन नॉर्मली वो हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि जी पाकिस्तान को जब मुश्किल होती है तो सऊदी अरेबिया हमें बेल आउट करता है। लेकिन अगर हमने आबिद सुलेही साहब इस बेल आउट वाले फेज से बाहर निकलना है वंस एंड फॉर ऑल, और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करना है और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर डालना है कि ये ट्रांजैक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारा सिर्फ ना रहे, और हम इतना बड़ा एक कदम उठा रहे हैं कि डिफेंस पैक्ट में जाके उनको एक तरीके से एक डिफेंस की अम्ब्रेला दे रहे हैं, विच इज नो स्मॉल फीट। उसके इवज हमें क्या चाहिए, क्या आइडियली क्या चाहिए सऊदी अरेबिया से। जी शुक्रिया फहद भाई। देखिए, पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो जैसा आपने फरमाया दहाइयों पुराने हैं। और हर हुकूमत में हम देखते हैं कि बीसियों एमओयूज जो हैं वो साइन हुए। हुकूमतें बदलती गई, ले एमओयूज जो हैं कई दफ़ा नए वाले जो थे वो साइन हुए, कई दफ़ा पुराने एमओयूज का लेबल चेंज, फाइल का कवर चेंज करके दोबारा से उसको साइन किया गया। लेकिन टैंजिबल अगर हम देखें तो स्वाय वो बेल आउट्स के और रोल ओवर्स के हम्म। जो कि हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है और हम भागते जाते हैं, उसके अलावा कुछ ले नहीं पाए। और जब मैं थोड़ा सा इसका आपके इस प्रोग्राम में, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया, तो इसके लिए मैंने रिसर्च करना शुरू की, तो मुझे लगा कि शायद इसमें सऊदीज का इतना कसूर नहीं जितना हमारा कसूर है कि हम उनसे हम्म। मांगते क्या है। सो व्हेन वी ठीक। से व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो हम्म। उसमें हमारे लिए वही कुछ है जो हम चाहेंगे। और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कुछ पाँच सात ऐसी बड़ी टेंजिबल चीज़ें हैं जो कि अब इस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में की जा सकती हैं। ठीक। आपने वजह तौर पे रोल ओवर्स का जिक्र किया। अभी भी हमारे पास $5 बिलियन के रोल ओवर हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि $2 बिलियन जो है वो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रहा होगा। बाकी जो हैं वो अगले साल में 2026 में ख़त्म हो रहे होंगे। और जो ही ये ख़त्म होंगे, पाकिस्तान जो है एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाएगी उन रोल ओवर, उसका रोल ओवर करवाना, अ, जो बैक एंड फर्स्ट डिप्लोमेसी, ताकि अनाउंसमेंट हो जाए कि अच्छा जी रोल ओवर होता है तो हम्म। ये पैसे यहाँ पे पड़े रहेंगे। इसकी जगह इस वक्त आपको बड़ा टेंजिबल एक जो है स्वैप लाइन चाहिए। स्वैप लाइन नाजरीन के लिए मैं सादा जुबान में हम्म। अगर कह सकूं तो ये ऐसे ही होता है जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है आपकी बैंक की। तो ठीक। हमारे स्टेट बैंक की और समा जो है, जो सऊदी अरेबिया मॉनेटरी अथॉरिटी है, उनके दरमियान में एक स्वैप लाइन चाहिए, जिसमें कि हमें जब रियाल की या डॉलर्स की ज़रूरत हो
तो हम ₹5 के एवज ले लें और उसके बाद वापस कर दें। ये रोल ओवर ही होगा, लेकिन अगर इसमें सर्टेनिटी आ जाती है कि ये 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, तो कम से कम ये जो हम IMF के हाथों ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, या हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो सिर्फ इस चक्कर में हमारी क्रेडिट रेटिंग बाज खात नीचे गिरा देती हैं, जैसे 2022 के शुरू में हुआ कि 21-22 का अगर आप पीरियड देखें तो पॉलिटिकल जो था मुल्क में क्राइसिस, वो तो अपनी जगह था, लेकिन IMF ने शर्त आयद कर दी कि आप चाइना और सऊदी अरब से रोल ओवर लेके आए। और चाइना और सऊदी अरब ने शर्त आयद कर दी कि आप पहले IMF से लेटर हम्म। ऑफ कंफर्ट लें। तो वो हम्म। हम एक चिकन एग सिचुएशन में फंस गए, हम्म। जिसके नतीजे में हमारा रुपया भी नीचे गिरा, हमारी क्रेडिट रेटिंग भी गिरी, और हम तकरीबन डिफॉल्ट के दाने पे पहुंच चुके थे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस डील के नतीजे में होनी चाहिए कि हम थोड़ी सी सर्टेनिटी लेके आए, कोई क्रेडिबिलिटी लेके आए कि अच्छा जी अगले 3 साल 5 साल, लेकिन ये साल एवरी ईयर ये जो रोल ओवर करना है इससे हम निकले। तो हमें पता ठीक हो है। कि अच्छा जी ये पैसे हैं, अगर आपको सऊदीज को कुछ सिक्योरिटी चाहिए तो उसको हमारी परफॉर्मेंस इन IMF उससे लिंक कर दें कि हम IMF के प्रोग्राम में कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक। पहली चीज तो मैं ये चाहूंगा। बड़ी दूसरी जो, स्पेसिफिक बात की आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये लोगों के जहन में नहीं होगी, बट दिस इज वेरी स्पेसिफिक थिंग, सो बिल्कुल ठीक जी, है जी। दूसरी नेक्स्ट। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने पिछली हुकूमत में भी देखा, मौजूदा हुकूमत में भी देखा, एक सऊदी रिफाइनरी का हम बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, और उस पे MOU भी साइन हुए, उस पे बातचीत भी होती है, बड़ी रकम भी अनाउंस होती है, लेकिन उसके बाद जो है अ, उसका कोई नतीजा उस तरह से नहीं निकलता। इस वक्त अगर हम रिफाइनरी की बात करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि उस रिफाइनरी को हमें इस वक्त राइट नाउ एक उसके फाइनेंशियल क्लोजर की तरफ जाना चाहिए। उस पे हम एक डील कर सकते हैं कि उसका जो है थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट अगर करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। अगर पाकिस्तान उससे बाय करना चाहता है तो हम्म। पाकिस्तानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसके लिए उसका फार्मूला क्या होगा। और वो टेक और पे ना हो, बल्कि वो मेरिट बेस्ड हो। तो हमें इस रिफाइनरी वाला और एनर्जी सिक्योरिटी जो है इस पे हम्म। बात करना होगी। इसी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ है वो है डेफर्ड डॉक्टर साहब, पेमेंट अगर पे। मैं सिर्फ अगेन थोड़ा सा लोगों के उसके लिए कर दूं कि ये रिफाइनरी वही है जिसके बारे में था कि जी ये ग्वादर में सेट होनी है, तकरीबन $10 अरब की इसकी सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जिक्र हुआ था, और बड़े अरसे से ये प्रोजेक्ट जो है ये फाइलों में चल रहा है, लेकिन फॉर वन रीजन और दी अदर वो नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा। उसमें ये भी बीच में एक दो बार जिक्र हुआ था कि क्या वाकई में पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिफाइनरी से जो तेल होगा वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस पर आपकी कोई थॉट्स हैं? जी, मैंने इसीलिए कहा ना कि इस पे हमें थर्ड पार्टी को एक्सपोर्ट करने की एक मोडालिटी जो है वो ले ठीक। आनी चाहिए। अगर ठीक। पाकिस्तान के पास उसकी जो है इस्तेमाल की कैपेसिटी नहीं होगी, और ठीक। जैसा कि बिल्कुल बजा तौर पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज और इवन आपका जो रशिया पे सैंक्शन जो है वो टाइटन हो रही है। ईरान जो है अभी तक जब तक उसका एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है अमेरिका से IEA के साथ बेहतर नहीं होती है, तो जाहिर है कि आपको क्रूड रिफाइन करने के लिए और इसकी एक्सपोर्ट के लिए डेफिनेटली कस्टमर तो मिल जाएंगे। तो अगर हम उसकी कुछ इस तरह की मॉडलिटी बना सकें उस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की, तो ये मेरा ख्याल है कि इस डील डील का दूसरा एक टेंजिबल बेनिफिट हम ले सकते हैं। और इसी ठीक। से रिलेटेड जो तीसरा बेनिफिट है, हम डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं, और वो डेफर्ड पेमेंट पे तेल जो है अगेन जैसे रोल ओवर है, साला साल हर साल हमें उसको रिन्यू करना पड़ता है। इसको भी फ्रीक्वेंटली हमें भाग के जाना पड़ता है, इमरजेंसी होती है हम जाते हैं, जनाब आप हमें तेल दे दें, इसकी हम मौखर अदायगी आपको कर देंगे। कभी जो हो जाता है कभी नहीं होता। और रोल ओवर में भी और इसमें भी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हम्म। उसकी रिवर्सल। हमने देखा था कि जब पिछली हुकूमत में PTI दौर में जब कुछ सेंसिटिव इशू बना सऊदीया के साथ डिप्लोमेटिकली, तो सऊदी हम्म। अरब ने अपने जो रोल ओवर थे वो वापस मांग लिए, या जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल था उसको डिले कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको एक सर्टेनिटी चाहिए, आप उसको भी 3 साल 5 साल कोई एक ब्रैकेट बना ले, उसमें एक इमरजेंसी क्लॉज डाल दें कि अगर कमोडिटी प्राइस स्पाइक आती है तो आप इतने परसेंट उसमें प्राइस में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें एक एनर्जी लाइन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता हो कि अच्छा ये हमारी एक अशोर्ड जो है वो एनर्जी लाइन है जो कि हमें
मिल रही होगी। और यहाँ पे मैं ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक कंज्यूमर बेस्ड सोलर रेवोल्यूशन आया और उसको हुकूमत को रोकना पड़ा इस बजट में। हम्म। पहले 20% उस पर इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर टैरिफ अनाउंस करके और फिर 10%। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास ये जो डेफर्ड पेमेंट ऑयल है और हमारे पास जो आईपीपीज के जो मुआहदे हैं उन पे हमें ये फॉसिल फ्यूल से बिजली वो तो बनानी ही बनानी है, वरना हमारे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। तो हम्म। ये नहीं कि हम कोई डर्टी एनर्जी के शौकीन है, बल्कि हमारी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं हम्म। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में। तो वहां पे अगर आपके पास एक अश्योर्ड लाइन ऑफ सप्लाई जो है वो आ जाती है इस शक्ल में कि 3 साल के लिए डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलेगा, और उसमें आप क्लॉज रख दें कमोडिटी स्पाइक प्राइस स्पाइक की, कि जी अगर $80 से ऊपर जाता है या $100 से ऊपर जाता है तो इतने परसेंट सऊदीज जो है वो उस पर अपना मार्जिन चार्ज कर लें, लेकिन मुझे पता तो हो कि वो तेल मिलता रहेगा। तो मेरे हम्म। लिए प्लानिंग जो है वो आसान हो जाएगी कि कितने परसेंट मुझे जो है वो सोलर पे जाना है, कितने परसेंट रिन्यूएबल पे जाना है, कब हम्म। मुझे फेज आउट करना है। इस वक्त तो गल्फ भी फेज आउट करना शुरू कर दिया उसने हम्म। फॉसिल फ्यूल को, तो जाहिर है कि हम्म। हमें भी फेज आउट करना है। तो एक एनर्जी पे मेरा ख्याल है कि ये वाला एक टेंजिबल पॉइंट है जिस पे कि हमें जरूर फोकस करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज एनर्जी के हवाले से बात हो रही है वो ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन जाती है, जिस तरह अभी आज से 3-4 महीने पहले हुई, तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये टर्म यूज होता है कि जी हमारा जो वॉर स्टेमिना है वो कम है, क्योंकि हम मिलिटरली तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन इकोनॉमिकली जो वो ब्लीडिंग होती है कॉन्फ्लिक्ट में वो हम संभाल नहीं पाते। और उसमें उसका एक एलिमेंट तेल का है कि जी तेल होगा तो टैंक चलेंगे वगैरह वगैरह। सो उसमें भी जो पाकिस्तान का वॉर स्टेमिना बढ़ाने के लिए बेसिकली टू 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 लॉक इन अ गारंटी के अगर पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें हम फाइनेंशियल वजह से हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो डाइल्यूट नहीं होगी। ये भी किसी तरीके से लॉक इन हो सकता है सऊदीज के साथ। देखिए, इसको मैं पाकिस्तान की वॉर का नहीं, बल्कि चूंकि अब हमने जो एग्रीमेंट किया, अगर खुदा न खास्ता सऊदीया पे किसी तरफ से कोई अग्रेशन जो है उसका मुजाहरा होता है, तो पाकिस्तान को जाहिर है कि उस पर डिफेंड करना है, सपोर्ट करने जाना है। तो ये सऊदी ओन इंटरेस्ट में है कि वो हम्म। पाकिस्तान के वार स्टेमिना को बढ़ाएं। हम्म। पाकिस्तान की जो एक लड़ाई है वो तो अपनी जगह, हमारी राइवलरी इंडिया के साथ जो है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी, ये चल ठीक। रही है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता। लेकिन सऊदीज अगर वाकईतन सीरियस हैं पाकिस्तान से एक डिफेंस शील्ड और डिफेंस प्रोटेक्शन लेने के लिए, तो उन्हें हाँ। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना होगा, पाकिस्तान हम्म। की डिफेंस आर एंड डी को भी सपोर्ट करना होगा। और जो आपने वजह फरमाया है कि जो पाकिस्तान का वार स्टेमिना है उसको बढ़ाना होगा। उस पे जो एक मॉडल इस वक्त चल रहा है, आप देखें हेज फंड्स वाले जो हैं वो कमोडिटी हेजिंग में क्या करते हैं। आज अगर डीजल की या पेट्रोल की या क्रूड की प्राइस कम हुई, वो हेज कर लेते हैं, अपने पास रख लिया, जो ही प्राइस बढ़ी वहीं से वो बगैर सप्लाई लिफ्ट किए आगे सेल कर देते हैं। तो जाहिर है हम्म। कि सऊदीज जो है उनके पास इस वक्त जो स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत ऑफशोर भी और ऑनशोर भी, वो दोनों ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के लिए डिफेंस पर्पसेस के लिए एक जो आपका लिक्विड फ्यूल है उसको हेज किया जा सकता है, उसको वहां पे रखा जा सकता है। खुदा न हम्म। खास्ता इन केस ऑफ एनी ट्रिगर, एनी क्राइसिस, हम्म। सऊदीया की तरफ हो या वो पाकिस्तान के लिए हो, फौरी तौर पे आपको पता हो कि आपके वो जो स्टोर है वो पड़ा है और आप वहां से ले सकते हैं, एनर्जी हम्म। ले पाएंगे। हम्म। एक और चीज जो कि वो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं इस वक्त, आप देखें कि एमबीएस की क्यादत में सऊदीया बड़ी तेजी के साथ अब वो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो हम्म। रहा है। हम्म। सऊदी जो इस वक्त एनर्जी कंपनीज है, वो ऑयल कंपनीज अपने आप को एनर्जी कंपनीज कह रही हैं। अब वो ऑयल एंड गैस कंपनीज नहीं कह रही, वो ठीक। एनर्जी कंपनीज कह रही हैं। एएसडब्ल्यूपी जो है वो पावर कंपनी सऊदीया की, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनके साथ मिलके हम यहाँ पे विंड और सोलर पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको सीखना होगा कि पिछले आईपीपीज पे क्या गलतियां थी, वो गलतियां हम ना दोहराएं। लेकिन हाँ। कोई वजह नहीं कि हम रिन्यूएबल को साथ में प्रमोट ना कर सके। और वो रिन्यूएबल जो है दो जगह आपको फायदा देगी। एक वो डिसैलिनाइजेशन में, ग्वादर और कराची में पानी का इशू है,
डिसैलिनाइजेशन के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, वहां पे आपको फायदा हो सकता है विंड का। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, आप देखें कि हम हलाल मीट जो है वो इसलिए जो है वो ऑफर नहीं कर पाते, या ऑस्ट्रेलियन बीफ या ऑस्ट्रेलियन मीट का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, कि वो जो उनकी कोल्ड सप्लाई चेन और जो सारी वैल्यू चेन है वो सारी एनर्जी डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में जिस तरीके की एनर्जी फ्लक्चुएशन है, हमारे लिए मुश्किल है एक खास जो है थ्रेश होल्ड उसको क्रॉस करना कि हम एक मेजर सप्लायर बन सकें गल्फ के लिए हम्म। हलाल हम्म। मीट का। तो आपको ये हम्म। दो जो है बड़े टेंजिबल यूटिलिटी है, वाटर डिसैलिनाइजेशन और हम्म। ये जो कोल्ड सप्लाई चेन्स हैं, जो कि हम्म। सऊदीया के पास ही चाहे जो भी हमारे फूड है। तो बजाय इसके कि हम सऊदीया को कारपोरेट लैंड दे, जो कि हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है, अगर सऊदीया जो है वो हमें एक शोर्ट ऑर्डर दे दे कि उनको हमसे साल में इतना मीट चाहिए, इतनी दालें चाहिए, इतने चावल चाहिए, ये हम्म। जो मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ, ये अमेरिका और मेक्सिको, अब तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन हम्म। किसी जमाने में अमेरिका और मेक्सिको में ये चल रहा था कि वॉलमार्ट और मैसीज और बहुत से और जो बड़े ग्रोसर्स हैं, वो उन्होंने मेक्सिको में पूरे पूरे साल के ऑर्डर्स दे रखे होते थे एवोकाडो के और बाकी चीज़ों के। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ मेक्सिको जो गारंटर बनती थी, वो आपको फार्मर सेलेक्ट कर देती थी। अमेरिकन जो है वो आके क्वालिटी कंट्रोल और ग्रेडिंग के लिए उन्होंने अपने इंस्पेक्टर बिठाए होते थे, और फार्मर जो है उसको अश्योर्ड इनपुट पूरे साल का मिल जाता था, फर्टिलाइजर भी मिल गई, सीड भी मिल गया, पेस्टिसाइड भी मिल गया, इरिगेशन भी मिल गया। उसको पता था कि साल के हम्म। बाद ये सारा कुछ जो है वॉलमार्ट पे चला जाना है। तो हमें उस तरीके का मॉडल जो है वो सोचना चाहिए कि हम्म। सऊदीज इस वक्त जो फूड कैश एंड कैरीज हैं, उनके साथ हम्म। हम यहाँ पे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हम्म। फिश में कुछ इस तरह का जो है वो अरेंजमेंट कर ले कि वो एडवांस में पेमेंट कर दें, ऑर्डर अपना दे दें, वो जो भी उन्होंने 50% पेमेंट, 40%, और अपनी क्वालिटी और इंस्पेक्शन करते जाएं, हम यहाँ से श्योर बायर को सप्लाई कर रहे हो। हम्म। तो ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि इस वक्त आपकी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और इससे तो अगर फॉरेन आप, एक्सचेंज बहुत आप कमा सकते हैं। जी जी, हम्म। बिल्कुल। तो इसको अब फॉलो अप की जरूरत है कि अब फॉलो अप इसमें कैसे करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें हुई जिसको का जिक्र मैं आपके इस प्रोग्राम में जरूर करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने वो जो सऊदी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बना, हम्म। उसको ज्वाइन कर लिया अब BUI ने। अब अगर आप देखिए कि बना और रास्ट को अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं, हम्म। आपकी जो $38 बिलियन की जो रेमिटेंसेस है, उसमें एक मेजर शेयर सऊदीया की तरफ से आता है। बिल्कुल। पिछले अगस्त की भी जो रेमिटेंस को आप देख लें, तकरीबन $750 मिलियन जो थी सिर्फ एक महीने की रेमिटेंस है सऊदीया से। अब अगर आप दोनों डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, बना को और रास्ट को अगर आप लिंक कर लेते हैं, तो जो हमारी वर्किंग है, 1% अगर उस पे जो फाइनेंशियल चार्जेस है रेमिटेंस भेजने के, अगर उसमें कमी आती है, तो साल का 300 से 400 मिलियन डॉलर बचता है रेसिपिएंट एंड पे। हमारे अच्छा। जो इस वक्त वर्क फोर्स वहां पे बैठी है, अगर आप उनके वॉलेट्स को, डिजिटल वॉलेट्स को रास्त को बना के साथ हम्म। आप अटैच कर दे, उन्होंने जो पेमेंट भेजनी है वो सऊदी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान अपने घर वालों को भेजें, एक तो विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान में उनके अजीज़ कारब को पेमेंट मिल जाएगी। दूसरा, हम्म। उस पर अगर आप निगोशिएट कर लेते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, जो कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस पे करना होती है, तो अगर आप हम्म। उसको 1% नीचे ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 300 से 400 मिलियन डॉलर तक की सेविंग दे रहे हैं अपने यहाँ पे रेसिपिएंट्स को। तो यकीनन अब अगर आप डिजिटल करेंसी और हम्म। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस और इस तरह की चीज़ों पे भी सोचना होगा हम्म। इस ब्रॉडर अम्ब्रेला एग्रीमेंट में। बड़ा बड़ा नहीं, वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने एक्चुअली आपसे दो बातें करनी थी, वो डिफेंस का मैंने बाद में बात करनी थी, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं जरा पहले उस पर बात कर लेता हूँ। उनकी एनर्जी जो स्ट्रेंथ है उससे हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, हमने ये बात कर ली। ये बताएं कि हमने अगर अपना डिफेंस को मजीद बेहतर करना है, जो कि हमें अब करने की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि अगर हम अब पर्श गल्फ थिएटर में भी अब हम एक्टिव हो रहे हैं, तो वेपन्स अपग्रेडेशन, पाकिस्तान का डिफेंस जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड करना, नए मॉडर्न वेपन्स खरीदना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें आपके ख्याल में सऊदी अरब जो है वो कितनी हेल्प कर सकता है, ताकि हमारी ओवरऑल जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो कई लेवल ऊपर चली जाए? कन्वेंशनल की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए न्यूक्लियर की नहीं बात कर
जी, टेक्निकल कॉपरेशन जो है वो और जो कन्वेंशनल वेपन है उसमें तो चल ही रहा है। असल जो चीज़ इस पे कि कॉपरेशन सऊदीज का चाहिए, एमबीएस का एक और जो मिशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम्म। और बिग डाटा है। हम्म। हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नेविगेशन बढ़तरी की वजह से और सैटेलाइट डाटा जो रियल टाइम मिल रहा था उस बढ़तरी की वजह से हमने जो इंडिया के साथ पिछली झड़प हुई उस उनके 6 त्यारे जो थे वो आग झपकते में जमीन बोस कर दिए, चूंकि हम्म। वो अगर मैं सादा अल्फाज में बहुत सिंपलिस्टिक बयान करूं तो उनके पायलट जो थे वो डाटा और सैटेलाइट नेविगेशन के हिसाब से अंधे हो चुके थे। उनको नहीं नजर आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ से और कैसे और कब हिट कर रही है। तो इस वक्त जो एक मेजर चीज हमें अपग्रेडेशन में चाहिए, खरीदारी का मामला जो है वो तो सऊदी करवाएंगे या पाकिस्तान करेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हमें जो अपने मौजूदा सिस्टम्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा और सैटेलाइट नेविगेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ये एक आस्क जो है ये हमारी होनी चाहिए। इस हम्म। वक्त जाहिर है कि चाइना के साथ तो है ही डिफेंस कॉपरेशन में, लेकिन हम्म। अगर आप हमारी सैटेलाइट नेविगेशन देखें तो उसका सारा का सारा दारोमदार फिलहाल चाइना पे है। हम्म। हम्म। हमें सऊदीज के साथ मिलके चाइना को अप्रिशिएट करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा खुदा न खासा चाइना में डिच कर देगा या हम चाइना को डिच कर देंगे, हम्म। लेकिन हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि हम थोड़ा सा अपनी इस एक जो यूनिसोर्स डिपेंडेंसी है उसको हम्म। हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो हैं और सऊदी मनी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डाटा पे, डाटा इंटरप्रिटेशन पे और सैटेलाइट नेविगेशन पे उस पे हम काम आगे बढ़ा सके और अपने वेपन्स को उससे इंटीग्रेट कर सके, तो हम्म। वो एक दफाई बरतरी है जो कि यकीनन सऊदीया के भी वो एडवांटेज में है। और पाकिस्तान अगर वो मिलती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और मैन शरीफ हम्म। फैन की खदमत जो है ज़्यादा बेहतर हम्म। तरीके से कर सकेगा, उसका दिफा जो है। ठीक है। अब इसको जरा सारे को अगर हम एक तरीके से लिंक करें जो हम सारी बातें कर रहे हैं, और उसका जो बॉटम लाइन जहां से हमने शुरू किया था वो ये, डॉक्टर साहब के हर तरफ एक मैं जितनी भी ये इस मुआहदे के हवाले से चीजें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, उसमें जगह जगह जो है वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वीकनेस है उसका जिक्र होता है कि जी पाकिस्तान को ठीक है इतना बड़ा रोल मिल गया है गल्फ में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन क्योंकि उनका इकोनॉमिक बेस इतना कमजोर है कि वो उसको कैसे सस्टेन कर पाएंगे। इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस मुआहदे के तहत जो आपने बहुत सारी बहुत ही जबरदस्त और स्पेसिफिक चीजें का जिक्र किया, इनको अगर मैं जोड़कर आपसे एक बिल्कुल सादा सा सवाल पूछने की कोशिश करूं, हमने अगर अपनी इकोनॉमिक वीकनेस को खत्म करना है और एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बनना है, मिडिल पावर, उसके लिए हमें बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ द डे की जिम्मेदारी बनती है। वो अगर नहीं कर रही तो वो उनकी कमजोरी है जिसमें रिफॉर्म्स की बात होती है। दूसरा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमेशा जिक्र होता है कि जी हमें बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आए कि हम उससे अपनी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक कर लें। तो इट्स अ मिक्स ऑफ इंटरनल रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। और इंटरनल रिफॉर्म का एक मकसद ये होता है कि आप इतने स्टेबल हो जाएं कि बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो आते हुए घबराए ना। ना इस हालत में अगर हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है, लेट्स से इन नेक्स्ट 5 इयर्स, कि हमने अपनी इकोनॉमिक वल्नरेबल पोजीशन से बाहर निकल के एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री बनना है जिसके ऊपर उंगलियां ना उठें कि जी ये तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। वो करने के लिए एंड अज्यूम करने ये हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो काम उसने करना है वो कर रही है। इस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए हम सऊदी अरेबिया से क्या हेल्प ले सकते हैं? अच्छा, फात पहले तो मैं वन लाइनर एक बता दूं कि बिल्कुल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा कि कतर जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद अपना दिफा नहीं कर पाया। हम्म। सऊदीज को जो हमारी ज़रूरत पेश आ रही है बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक जाइंट होने के बावजूद, कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस अम्ब्रेला दे, या पूरा नाटो जो है वो इस वक्त यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और अभी तक वो रशिया को साथ एक नेगोशिएशन नहीं कर पाए। तो पहले तो मैं ये डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं कि हम चूंकि इकोनॉमिकली वीक हैं और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, तो शायद ये जो चीज़ है ये इसमें हम ब्लैकमेल हो रहे होंगे। हमारे पास जो एक डिफेंस माइट है और मिलिट्री माइट है,
ये यकीनी तौर पे उसको इस वक्त हमें कैश करवाने का मौका है। ये इस इब्तदाइया के साथ अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरी बात जो हमारी स्पेशली जो होमवर्क के हवाले से करनी चाहिए, मैंने एक जुमला बोला आपके साथ बहुत शुरू में, कि जो हमें रोल ओवर की जगह स्वैप लाइन रखनी चाहिए, और उसमें सऊदी गारंटी ये दी जा सकती है सऊदीया को, कि एज लॉन्ग एज वी आर परफॉर्मिंग इन आईएमएफ प्रोग्राम। तो हम्म। वो मैंने उसको पंच लाइन के तौर पे इसलिए वहां पे डाला था, क्योंकि आईएमएफ का मैं बहुत ज्यादा कोई मुरीद नहीं या उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में तभी मुमकिन होती हैं जब आईएमएफ जो है वो डंडे के जोर पे उनको करवाता है। ठीक। वरना हमारी जो पॉलिटिकल विल है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, वो लैग करती चली जाती है। तो अभी का जो प्रोग्राम, रिफॉर्म प्रोग्राम डॉक्टर शमशाद अख्तर से अगर आप देखें, उन्होंने उसको बड़ा जो है वो पेशेंस के साथ चलाया था केयर टेकर सेटअप में। और अब सेनेटर औरंगजेब जिस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं कि उसमें पोलिटिसाइज ना होने दिया जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म को जहां तक पॉसिबल हो। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपके पास अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम पे एक दफ़ा सिद्के दिल से अमल कर लें, जो कि हमारा आदमिया रहा है कि हम एंटीबायोटिक की तरह उसे यूज़ करते हैं, उसकी 2 डोजेज लेते हैं, और जो ही हमारी सिम्टम बेहतर होती हैं हम गोलियां दूर फेंकते हैं, और फिर जब नई इन्फेक्शन आती है तो हाई पोटेंसी पे जाना पड़ता है। जैसे एक पेशेंट जो कि कभी भी अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करता, इसी तरीके से हमने कभी भी अपना कोई प्रोग्राम जो है उसको पॉलिटिकल विल के साथ उसको पूरा नहीं किया। अब अगर हम इसको पूरा कर पाते हैं, तो ये जो इन्वेस्टर्स के, सऊदीया के, बाकी जो मुल्कों के खदशात हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस के बारे में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के बारे में, कि उनकी जो लिटिगेशन है उससे कैसे बचा जाएगा, जो अकाउंटेबिलिटी के बारे में, मेरिटोक्रेसी के बारे में, वो ऑटोमेटिकली इससे सेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें अपना स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो एक दफ़ा उसको बगैर वेवर लिए पूरा कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो कड़वी गोलियां हम 76 ईयर से खाते चले आ रहे हैं, एक दफ़ा उसको मुकम्मल तौर पे खा लें तो बार बार नहीं खानी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। फाइनली मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क डॉक्टर साहब ये दीजिए कि अब बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, अभी तक तो ये चीजें जो मैं और आप बात कर रहे हैं अभी ये डिटेल सामने आई नहीं है। एन मुमकिन है कुछ मोटी मोटी बात हुई हो और इन ड्यू कोर्स ये पब्लिक हो जाए। एन मुमकिन है कि अभी मोटी मोटी इश्यूज पे, प्रिंसिपल्स पे ये एग्रीमेंट हुआ है और बहुत सारी डिटेल्स निगोशिएट होनी है, ये भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमें पहले भी इस तरह के मौके मिलते रहे हैं। जब अमेरिका अफगानिस्तान में 80s में भी हुआ, फिर अभी भी जब अमेरिका आया तो पाकिस्तान को बहुत पैसा भी आया, फायदा भी उठाया पाकिस्तान ने। ये जो इस बार एक ओपनिंग हुई है, डू यू थिंक इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स दैट पाकिस्तान वाज गेटिंग फंड्स फॉर हेल्पिंग आउट फाइनेंशियली रिच कंट्री? इस बार को फंडामेंटल डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, या वही तारीख अपने आप को दोहरा रही है? फहद भाई, आप चूंकि मीडिया जॉइंट हैं, तो मैं आपको मीडिया की जुबान में समझाता हूँ कि हेडलाइन या स्टोरी जो है वो उतनी देर तक रेलिवेंट होती है जब तक कि उसका वक्त होता है। आप मुझसे एक जो है ऑस्कर अवार्ड विनिंग स्टोरी करवा लें, लेकिन अगर उसका टाइम गुजर चुका होगा तो इट वुड बी ऑफ नो यूज। तो इसी तरीके से ये जो मुआहदे होते हैं, हमने पहले भी, एक हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, वो अभी भी सऊदीया में है, उस वक्त भी काफ़ी इस पे बात हुई थी कि अब वो चूंकि सुप्रीम इस्लामिक जो होगी फोर्स, उसके कमांडर इन चीफ होंगे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत पैसा मिलेगा, सारा कुछ होगा। देखिए, ये जो दोनों अकवाम के, नेशंस के जो आपस के एग्रीमेंट्स होते हैं, ये दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें और मजबूरियां होती हैं, और अगर इसमें कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है या सिचुएशन वो नहीं रहती, तो ये चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। सो टुडे इज़ द मोमेंट कि हम कितना उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अगर हम अभी कुछ टेंजिबल चीज़ें करके उसका फॉलो अप करके उन पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, देखिए सारा कुछ मैं और आप जानते हैं कि इसकी जियोपॉलिटिकल एक जो थी ट्रिगर था, बातचीत तो बड़े अरसे से हो रही थी, लेकिन जो फौरी तौर पे इसका ट्रिगर था वो जियोपॉलिटिक्स थी। अब अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई तब्दीली आती है जिसके बाद के शायद अगर आपके गल्फ के दोस्त समझें कि फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो
आज अगर मौका है तो हमें आज ही इसका फायदा उठा के इसको लॉक करना चाहिए, एग्रीमेंट्स की शक्ल में, इसको एक बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की शक्ल में। अगर ये लॉक हो जाता है तो वी आर सिक्योर। अगर ये लॉक नहीं होता तो जितनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, मुझे डर ये है कि ये ना हो कि ये मौका हाथ से निकल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी, बहुत ही परसेप्टिव किस्म की आपने पॉइंट्स जो है वो रेज किए हैं। मेरे ख्याल में इससे हम सब के जहनों में जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा आएगी। बट आई एग्री विथ यू कि ये जो कुछ भी करना है या भी करना है, वाइल दी स्ट्राइक वाइल दी आयरन इज हॉट, और हम अगर तरीके से सोच समझ कर अपना होमवर्क कर कर अगर इन निगोसिएशन में जाएं तो। और ये बाय द वे हमारी माजी में कमजोरी भी रही है। लोग कहते हैं कि वी डोंट लीवरेज इट एज मच एज वी कैन। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तैयारी करके जाएं और ऐसी चीजें जो है वो अचीव करें जो लॉक हो जाएं, और जिससे फौरी तौर पर हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आनी शुरू हो जाए। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। थैंक यू। थैंक यू।